बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, हमारे यहाँ सुई भी गिरती है या दो सियासतदानों के अंदर चपकलिश होती है तो भारतीय मीडिया फौरी तौर पर उसको बहुत बड़ा करके दिखाता है, आसमान सर पर उठा लेता है, ऐसा शो करता है कि जैसे अभी ज़मीन फूटेगी और पाकिस्तान उसके अंदर खुदा न खास्ता दस जाएगा। लेकिन यहाँ भारत के अंदर हमारे हमसाए में वाकई में आसमान टूट पड़ा, ज़मीन फूट गई, लेकिन किसी ने उफ तक ना की, किसी ने आवाज़ तक बुलंद ना की, सबने अपने होंठ सी लिए हैं। वहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़, दलित के ख़िलाफ़, सिखों के ख़िलाफ़ और क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ एक महाज बनाया जा रहा है। घर वापसी के नाम पे तमाम पे मजालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन उफ तक नहीं हो रही इंटरनेशनल कम्युनिटी से। वक्त आ गया है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक झटका दें, उठाएं कि उठिए और देखिए कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से तमाम वायलेशंस जो किसी मुल्क के अंदर हो सकती हैं वो भारत के अंदर हो रही हैं। इस मौके के ऊपर इस वक्त जहां एमनेस्टी इंटरनेशनल और जेनोसाइड वॉच बार बार सदाएं बुलंद कर रहे हैं, जहां यूएनओ की तरफ से भी बार बार स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जहां ओआईसी की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वहां भारत ढटाई के साथ मुसलमानों के घर मुनहदम करने में मसरूफ़ है। मुसलमानों को एक सेकेंड क्लास भी नहीं, एक थर्ड क्लास सिटीजन के तौर पर भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वहीं नूपुर शर्मा मुसलमानों की दिल आज़ारी करने के लिए और मुसलमानों के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहान के लिए जो रहमत बन कर आए, रहमतुल लिल आलमीन है, उनकी शान में गुस्ताखी करती है और उसको दिखावे के लिए साइड पे तो कर दिया जाता है स्पोक्स पर्सनशिप से, लेकिन उसकी स्टेटमेंट आती है कि जी मेरे पीछे सारे खड़े हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफिस से हो या वो बीजेपी के अपने लोग हों। ये स्टेटमेंट मैं अपने शो में पहले भी चला चुकी हूँ, लेकिन दोबारा सुनिए। And file an FIR against me. Or Devendra Fadnavis ji called to say, don't worry beta, we are with you. We are all here with you. So the senior leadership, be it the Prime Minister's office, the Honorable Home Minister's office, be it the party president's office, they are all rallying behind me. ये स्टेटमेंट सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अरुण सिंह जो कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी स्टेटमेंट्स कितनी खोखली और कितनी ही झूठी हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी किसी भी तरीके से किसी भी बुनियाद के ऊपर रिलीजन या रेस के बेसिस पर तफरीक नहीं करती, लेकिन मामला इससे बिल्कुल बरक्स है। और बिल्कुल बरक्स इसलिए है क्योंकि ज़रा मैं याद दिलाना चाहूँगी कि एक ऐसा मुल्क जो अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, एक ऐसा मुल्क जो अपने आप को सेक्युलर स्टेट कहता है, उसकी सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी का भांडा तो फूट ही चुका है। शैम डेमोक्रेसी और शैम सेक्युलरिज्म का झंडा अब चाहे जितना मर्जी लहरा लें, दुनिया के सामने बात लेकर आना ही पड़ेगी। ज़रा याद दिलाते हैं कि भारत के अंदर क्या क्या नहीं हुआ माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। और मैं इक्का दुक्का लोन इंडिविजुअल वाक़यात की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो कि माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट इंडिया के अंदर हो रही है उसकी। 1992 6 दिसंबर अयोध्या का इलाका, अयोध्या की जगह, वहाँ बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। इस रोज़ बाबरी मस्जिद के अलावा बहुत सारी और मसाजिद को भी नुकसान पहुँचाया जाता है या मुनहदम कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद 28 फरवरी 2002 गुजरात में मजहबी फसादात होते हैं और मजहबी फसादात के अंदर एक किरदार, बहुत बड़ा किरदार बीजेपी का भी होता है। 1000 से ज़ायद लोग जो हैं वो मारे जाते हैं और मरने वालों में ज़्यादातर मुसलमान होते हैं। ज़्यादा परसेंटेज मुसलमानों की होती है जिनको स्टेट के कहने पर, स्टेट के एक्शन ना लेने की वजह से उनकी ज़िंदगियां चली जाती हैं। और नरेंद्र मोदी, व्हाट अ कोइंसिडेंस, नरेंद्र मोदी जो कि अब मुसलमानों के खिलाफ पूरे भारत के अंदर एक मुहिम चलाए हुए हैं, वो उस टाइम पर वज़ीर आला होता है गुजरात का। उसके बाद ज़रा आते हैं 25 अगस्त 2008 को। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि क्रिश्चियंस भी इस आफत से, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, भारत और एक्सट्रीमिज्म, हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म की आफत से बच नहीं पाते। 2008 उड़ीसा का वाक़या, अगस्त 25 डेट, कंधमल में ईसाइयों पर हमला किया जाता है, 395 घरों को जला दिया जाता है तकरीबन, और इसके अंदर इबादत गाहें भी मौजूद हैं। 6500 मकानात को नुकसान पहुंचाया जाता है, 100 से ज़ायद लोग मारे जाते हैं और 75,000 यानी 75,000 लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो जाते हैं। 40 ख़वातीन को रेप किया जाता है, उनकी इस्मत दरी की जाती है। अगस्त 5 2019 पे आते हैं, लेकिन 2019 से पहले 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बनकर सामने आता है और नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनते ही मामलात गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं। मॉब लिंचिंग रूज पे पहुंच जाती है और साथ ही साथ गाय का गोश्त बेचने पर
یا گائے کا گوشت، گائے کو ذبح کرنے پر زیادہ سزا ہوتی ہے ایک خاتون کا ریپ کرنے یا قتل کے کمپیریزن میں؟ بہت ساری سٹیٹس کے اندر گائے کا گوشت بیچنے پر زیادہ بڑی سزا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2019 پہ آتے ہیں، پھر 2014 سے 2019 کا زمانہ مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، دلت کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے۔ 2019 5 اگست کشمیر کے لیے آفت ٹوٹ پڑتی ہے، آسمان واقعی میں پھٹ جاتا ہے، اور 370 آرٹیکل 370 35A دونوں ہی ایبروگیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اسپیشل سٹیٹس کشمیر کا جو بڑے دکھاوے کے لیے رکھا گیا تھا نہرو کی طرف سے، وہ بھی ختم کر دیا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ کشمیر کے اندر روز کے روز 2-3 شہادتوں کی خبریں آ رہی ہیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر تقریباً جو کشمیر مانیٹر نیوز پیپر ہے وہ 11 جنوری 2022 کو خبر دیتا ہے کہ جموں و کشمیر کے اندر ہر روز کم از کم ایک خاتون کی عصمت دری کی جاتی ہے۔ 365 ریپ کیسز رجسٹر کیے جاتے ہیں 2020 کے اندر، صرف 2020 سال کے اندر، اور یہ صرف رجسٹرڈ کیسز ہیں۔ اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں، روز 2-3 شہادتوں کی خبریں آلریڈی آ رہی ہیں۔ 2021 کے اندر 350 لوگوں کو کشمیر کے اندر جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے، 1600 لوگوں کو کشمیر کے اندر اریسٹ کر دیا جاتا ہے، اور 134 کشمیری ہومز ڈسٹروائے کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیری جو فریڈم لیڈرز ہیں ان کو سب کو نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ علی گلانی صاحب کی جو ڈیتھ کے اوپر بھی ان کی فیملی تک کو بھی ان کی آخری رسومات اور ان کی قبر کے اندر ان کی تدفین تک نہیں کرنے دی جاتی صحیح سے۔ اس کے بعد 2020 آتا ہے، نریندر مودی کو اور طاقت ملتی ہے، ہیٹرڈ کی سیاست، ہیٹرڈ کی پالیٹکس بھارت کے اندر، انڈیا کے اندر فروغ پاتی ہے، اور دہلی پوگرم ہوتا ہے فیبروری 2020۔ اس کے اندر 40 سے زائد لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھوتے ہیں، مسلمانوں کی جائیداد کے اوپر، گھروں کے اوپر، دکانوں کے اوپر اٹیک کیے جاتے ہیں اور ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں بی جے پی کے گنڈے، اس کے اندر ملوث ہوتی ہے، سپورٹ کر رہی ہوتی ہے پولیس، اور چپ کر کے تماشائی بن کر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیسے مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہوتا ہے۔ تقریباً 200 کے قریب لوگ جو ہیں وہ انجر ہوتے ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر زیادہ تر مسلمان ہی ہیں۔ مسلمانوں کی شاپس، ورک شاپ، بزنسز سب کو نقصان پہنچا دیا جاتا ہے۔ ناٹ جسٹ دیٹ، 2019 کا یہ ایک اور واقعہ ہے، 8 نومبر کا۔ اس کے اندر انڈیا کی سپریم کورٹ نے اتر پردیش کے شہر ایودھیا کے اندر بابری مسجد کو رام مندر کے اندر، رام مندر اور بابری مسجد کا جو کیس چل رہا تھا اس کے اندر فیصلہ سنایا، اور یہ کہا گیا کہ جی اس زمین کے اوپر مسلمانوں کی مسجد نہیں، ہندوؤں کا رام مندر بنے گا۔ ہندوتوا ایکسٹریمزم فروغ پاتی ہے۔ معاملہ یہاں بھی نہیں رکتا ہے، اور اس کے بعد آتا ہے 2021۔ ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے مودی سرکار کے صحافیوں، مظاہرین اور سیاست کے اندر جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے اوپر تشدد کی بات آتی ہے۔ اس کے اوپر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تشدد بند کیا جائے۔ 2020 29 سپٹمبر ایمنسٹی انٹرنیشنل اعلان کرتی ہے کہ انڈیا کی حکومت کی جانب سے نشانہ بنائے جانے پر وہ انڈیا میں اپنے آپریشن بند کر رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اپنے آفیسز بند کر دیتی ہے، کیونکہ بارہا بھارتی حکومت کی طرف سے ان کو کال آؤٹ کرنے پر، بھارتی حکومت کو کال آؤٹ کرنے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کو ہراس کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اپنے آفیسز بند کر دیتی ہے۔ 2019 کے اندر 23 اگست کو جینوسائیڈ واچ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور بڑھتے ہوئے تشدد اور کشمیریوں کی نسل کشی کا الرٹ دیتی ہے، یعنی جینوسائیڈ الرٹ دیتی ہے۔ بھارتی فوج نے 2016 سے لے کر اب تک تقریباً 70,000 کے قریب کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے، یہ بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد 2022 15 جنوری کو دوبارہ جینوسائیڈ واچ نے کہا کہ بھارتی نسل کشی 8ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ جینوسائیڈ 8 اپنے جو سٹیٹ ہے اس کے اوپر داخل ہو چکی ہے، اور مسلم کمیونٹی کو مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے بھارت کے اندر۔ 14 جون 2022 ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ ہندوستان مسلمان مظاہرین پر تشدد نہ کرے، کریک ڈاؤن بند کرے۔ یہ یاد دلا دوں کہ ابھی وہاں کنٹینیوسلی مسلمانوں کے گھروں کو منہدم کیا جا رہا ہے، ابھی وہاں کنٹینیوسلی مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، جو کہ اس ٹائم پر احتجاج کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تعظیم کے لیے۔ اس کے اندر ایک سٹوڈنٹ ہے آفرین فاطمہ،
जो कि बेसिकली JNU की स्टूडेंट है, हिजाब रो जो कर्नाटका के अंदर और बहुत सारे और स्टेट्स के अंदर हिजाबी ख़वातीन, हिजाबी स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम तक नहीं देने दिया जा रहा था, उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद करती रही और बहुत सारे मामलात के ऊपर आवाज़ बुलंद करती रही। वहाँ मुसलमान सहाफ़ियों को भी टारगेट किया जा रहा है, जिसके अंदर से मोहम्मद ज़ुबैर भी एक हैं जो कि फैक्ट चेक करते हैं। इसके अलावा जो तमाम के तमाम लोग हैं वो इस तरह के मुसलमान जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो क्रिश्चियंस, जो सिख आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आपको वो वाक़या भी याद होगा कि सिख फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके ऊपर गाड़ी चला दी गई थी और कई सिख फार्मर्स की जान चली गई थी इस मामले के अंदर। इन तमाम के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जा रही है। नॉट जस्ट दैट, भारत डेमोक्रेसी भी नहीं रहा, राहुल गांधी के खिलाफ भी कई केसेस मौजूद हैं और इवन सो के कांग्रेस के जो स्टूडेंट रहनुमा हैं उनको भी भारतीय पुलिस तशद्दुद का निशाना बना रही है। इसी हवाले से हम शो करेंगे आज के मेहमानान। मैं आपको तारुफ करवा देती हूँ, हमारे साथ एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब मौजूद हैं, साबिक हाई कमिश्नर रह चुके हैं पाकिस्तान के भारत में, इंडिया में। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के। आप सबका बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद पहला सवाल अब्दुल बासित साहब से ही स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब्दुल बासित साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही स्टार्ट करूंगी। You've been a diplomat, you have served in India उस टाइम पे हाई कमिश्नर की हैसियत से जहां नरेंद्र मोदी की हुकूमत थी। क्या उस टाइम से आपको आसार नज़र आना शुरू हो गए थे अब्दुल बासित साहब कि भारत इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा कि हेट्रेड में इजराइल के आठ पार आ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आसार तो देखिए थे, क्योंकि ये हम जानते हैं कि जिस तरह गुजरात राइट्स हुए 2002 में, और उससे पहले अगर आप चले जाइए तो 1992 में जिस तरह अयोध्या मॉस्क को शहीद किया गया, तो ये सारे वही आसार थे जो कि हमें नज़र आ रहे थे। और 2014 के बाद भी जिस तरह RSS और हिंदुत्वा को जो मिजाज है, वो तो आपकी जो 1000 साल तारीख़ है मुसलमानों के रूट की, उसको ही तारीख़ के सफ़ों से हटा देना चाहते हैं। और वो जो आप अगर पढ़िए हिंदुत्वा का पूरी आइडियोलॉजी जो सावरकर ने लिखी है और उसके बाद गोलवालकर ने जो उसको एक्सप्लेन किया, वो तो बिल्कुल यही है कि जो मुसलमान भी हैं इनको कल्चरली हिंदू के तौर पे ही रहना पड़ेगा। इस घर वापसी का हमारे इस इलाके में घर वापसी का कॉन्सेप्ट भी है, लव जिहाद का कॉन्सेप्ट भी है, और बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन्होंने शुरू किए हैं। और ये नए नहीं हैं, ये एक्चुअली पाकिस्तान बनने से पहले के हैं। तो पाकिस्तान बनने के बाद इसमें ऑब्वियसली शिद्दत आई, और जो इस वक्त हो रहा है ये तो देखिए 2014 से ही ये मामला शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पे काओ के बीफ के हवाले से जिस तरह लिंचिंग की गई मुसलमानों की, और जिस तरह घर वापसी प्रोग्राम शुरू किया गया, जो मुसलमान हो गए उनको वापस हिंदू बनाना है। तो इस सारे वो इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमें 2014 से नज़र आ रहे थे, और मैं चूँकि उस वक्त वहीं भारत में था और ये बड़ा आम था। और ये याद भी रखिए कि ये भी इसमें एक मेथड है इस मैडनेस में, ये को वैसे नहीं किया जाता, क्योंकि बीजेपी हैव बिकम वेरी सेवी इन द सेंस टू गेट इलेक्ट्रल विक्ट्री। और उनको पिछले अगर 2014 में देखिए तो 31% वोट मिला, और फिर 2019 में उन्होंने यही जब एक्सट्रीमिज़म दिखाया तो 37% उन्होंने वोट हासिल किया। तो अभी अगले साल ये जो अयोध्या मॉस्क इन्होंने गिराई थी, बाबरी मस्जिद, उसकी जगह ये राम मंदिर वहाँ बना रहे हैं, उसका इफ्तिताह होगा, और फिर 2024 में इलेक्शन में जाएंगे। तो इस वक्त भी जो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है उसमें भी एक ख़ास, उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, इस वजह से उनको कोई परेशानी भी नहीं है। और उनको चूँकि इलेक्शन जीतना है, RSS का तकरीबन 5 मिलियन से 6 मिलियन का कार्डर उनके पास मौजूद है। तो ये सारा जो एक है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है, किस तरह मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीज़न तौर पे रहना दिया जाए, इनको एक प्लेटफॉर्म पे मुज्तमे भी नहीं होने दिया जाए। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने, और आगे देखिएगा आप मजीद और हालात ख़राब होंगे, बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। यू वेरी राइट एक्चुअली, मुसलमानों के लिए। जी वैसा यू वेरी राइट एक्चुअली, क्योंकि हालात अगर सही होने होते तो
ऑन द बेसिस ऑफ हेट भारत के अंदर इंतखाबात जीते ना जा रहे होते। लेकिन जैल साहब, कमिंग टू यू, पाकिस्तान के लिए एक और बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन के ये चीज़ इसलिए सामने आ रही है क्योंकि जब भी भारत के अंदर चाहे जेनोसाइड वॉच कश्मीरियों के हवाले से आवाज़ बुलंद करे, एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे, अभी भी एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से बार बार स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो सारी की सारी बात पे बोलते हैं अच्छा मुसलमानों को जाना है तो पाकिस्तान में चले जाएं, क्रिश्चियंस को मसला है तो वो जो है वो अपनी डेढ़ इनकी मस्जिद साइड पे करके बना लें, उनको भी हम लोग सेकंड क्लास सिटीजन्स के तौर पर देखेंगे। कंधमाल वाला इंसिडेंट हम लोगों को याद है 2008 का। फिर दलित भी वहाँ सुकून में नहीं है। इस पूरी सिनेरियो को देखें तो पहले ही ये रीजन बड़ा हॉट रीजन समझा जाता है इन टर्म्स ऑफ इंस्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। भारत के इस तरह के रवैये और बढ़ती हुई इस तरह की रविश जो कि हमें समहाउ दी अदर जर्मनी के हिटलर के ज़माने की याद दिलाती है, ये पाकिस्तान के लिए डिफेंस वाइज और स्ट्रेटेजिकली कितनी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है? जी, इसमें पहले तो मेरा ख्याल ये मामला है कि जो उनकी थिंकिंग है बीजेपी की और जो कुछ भारत में आजकल हो रहा है जिसका आपने जिक्र किया है, ये जो इंटरनेशनल फ्लो ऑफ इवेंट्स है या इंटरनेशनल थिंकिंग की जो फ्लो है उसके बरक्स है। यानी कि दुनिया जुड़ने की कोशिश कर रही है, ठीक है कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो चूंकि बाईपोलर हो गई है यूनिपोलर से, बल्कि मल्टीपोलर होती जा रही है। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो है ना जमहूरियत का हिस्सा बन सकती हैं, ना मॉडर्न किसी सोसाइटी का हिस्सा बन सकती हैं। तो जो कुछ भी कर रहे हैं अपने आप को पीछे की तरफ ले जाने के जो है ना वो तमाम कोशिशें हैं। और अभी आपने देखा, आपने खुद कहा कि यूएनओ की तरफ से वो कम से कम उनके 2 इदारों ने तशवीश का इजहार कर दिया। उससे पहले आपने देखा होगा कि मिडल ईस्ट से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है ये ब्लास्फेमी केस में, और उन्होंने बल्कि बाइकआउट करने की बात भी की है। तो जब इनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा ना, ये इकोनॉमिक बाइकआउट और इस किस्म के प्रेशर होंगे, तब जाके ये मामले सुधरेंगे। लेकिन जिसका आपने चीज़ का जिक्र किया वो इम्पोर्टेंट है कि इस किस्म के जब मामला होते हैं इतने बड़े मुल्क में, तो उसके 2 असरात होते हैं। एक तो ये कि उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट इर्द गिर्द के छोटे मुल्कों पर आता है, स्पेशली हम चूंकि एक बड़ा मुसलमान मुल्क हैं, साथ उनके सबसे बड़े नेबर भी हैं, दुश्मनी भी है, तो हमारे ऊपर तो इसका इम्पैक्ट आना ही आना है 2-3 तरीकों से। एक तो वो कहेंगे जो भी वहाँ पर मामला अगर ख़राब होगा, उनका अपना किया कराया नज़र आ रहा है, पाकिस्तान के ज़िम्मे लगाएंगे कि जी आपकी तरफ से ये हो रहा है। फिर इसको एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश करेंगे कि कोई इस किस्म के वो मूव्स करेंगे जिससे उनके अपने जो पॉपुलेशन है उनकी जो इस तरफ तो जो बन जाए कि हम पाकिस्तान ये चूंकि कर रहा है तो हम उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो इस किस्म का मिलिट्री प्रेशर आ सकता है। लेकिन एक तो अल्लाह ताला के हुक्म से मिलिटरली हम इतने स्ट्रांग हैं, हमारा डिटरेंस इतना स्ट्रांग है कि वो इस किस्म की कोई फिजिकल कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। राइट जल साहब। अच्छा, जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, किस तरीके से भारत के ऊपर भी प्रेशर एग्जर्ट किया जा सकता है कि वो ये जो इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, ये जो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ वहाँ एक मुनज़्ज़म गवर्नमेंट बैक्ड तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, इसको इंटरनेशनली किस तरीके से उजागर किया जा सकता है? हाउ डू वी पुट प्रेशर इंडिया के ऊपर कि वो बंद करे ये सारे के सारी नाइंसाफ़ी? अगर इसमें हमारे मुसलमान ममालिक जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं और एक फ्रंट बनाएं, स्ट्रॉन्ग फ्रंट बनाएं, और फॉर इंस्टेंस ये कि इंडियन जो गुड्स हैं, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं उनको बायकॉट कर दें, उनको हर जगह मुश्किलात पैदा कर दें, उनके आदमियों की जो एम्प्लॉयमेंट हो रही है सऊदी अरेबिया इधर उधर हर जगह पर वो रोकी जाए, उनको वीज़ा की डिफ़िकल्टीज हो जाएं। ये अगर सब प्रेशर डाला जाए, इकोनॉमिक प्रेशर डाला जाए हमारे मुसलमान मुल्कों की तरफ से, तो शायद वो सही हो जाए। वरना वैसे तो उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना उनको कोई तंग करेगा, और वो ऐसे ही करते जाएंगे। और ये अभी जनरल साहब ने सही कहा कि जो हमारा प्रॉब्लम होगा वो ये होगा कि एक ज़माना आएगा, अभी तो नहीं आया, लेकिन क्योंकि हम माशाल्लाह हमारी फ़ौज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हमारी कमज़ोरी इसी तरह रही जिस तरह आजकल है, सियासी प्रॉब्लम्स हमारे हैं, दूसरे आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इसकी वजह से होगा ये कि फिर वो मुसलमानों को वहाँ से धक्का दे के बाहर निकालेंगे, और मुसलमानों को जब धक्का देंगे तो उन्होंने और कहीं तो जाना नहीं है, वो तो सीधा पाकिस्तान आएंगे, और पाकिस्तान में फिर रेफ्यूजी सिचुएशन शुरू हो जाएगी और हमारे लिए बहुत ही मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो इसमें सिर्फ इसमें यही है कि हमको गैल्वनाइज करना चाहिए सारे मुसलमान मुल्कों को, और उनको इकट्ठा करके उनके खिलाफ एक यूनाइटेड स्टैंड बनाना चाहिए।
राइट शाइख उस्मानी साहब, आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। एम्बेसडर साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी अगला सवाल लेकर। अभी जो यूनाइटेड फ्रंट हमें नज़र आ रहा है, कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड टर्की, तो ऑफ कोर्स इंडोनेशिया, बाकी तमाम ममालिक जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनकी तरफ से एक बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स की कैंपेन भी चल रही है। फिर नामूस रिसालत के हवाले से भी बड़ा गुस्सा पाया जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट इज़ टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड। आपको लगता है ये जो यूनाइटेड फ्रंट है ये लॉन्ग स्टैंडिंग हो सकता है, और इसको लॉन्ग स्टैंडिंग बनाने में, इसको मुस्तहकम करने में, इस स्टैंड को पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है? देखिए, अगर हकीकत से जायज़ा लिया जाए और हकीकत पसंदी से, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ यूनाइटेड स्टांस इस वक्त पॉसिबल है। अभी वज़ीर आज़म मोदी इस माह यूएई का सरकारी दौरा कर रहे हैं और उसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट मुआहदे भी साइन होने हैं। अगले महीने प्रेसिडेंट बाइडन वो मशरक़ वस्ता का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे एक नया जो इनिशिएटिव है जो कि इसराइल, भारत, अमेरिका और यूएई, इन चार ममालिक का है, उसकी वर्चुअल समिट होने जा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो इम्पोर्टेंट एक मुल्क है इस सारे मामले में यूएई, वो तो पहले ही जब विज़िट हो रहा है मोदी साहब का, तो वो किस तरह ओआईसी की पोजीशन के साथ खड़े होंगे। दूसरी बात यह है कि इस वक्त भी अगर आप देखिए तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने विज़िट किया पिछले हफ्ते ही भारत का, और उन्होंने अपने जो इंटरव्यू में यही कहा कि हम भारत के जवाब से मुतमईन हैं। तो अब जब इस्लामी दुनिया ने यकीनन, जिसने आपने फरमाया कि स्टेटमेंट्स इशू की सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान हमारे वज़ीर ख़ारजा ने तो कल ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल से भी बात की और उनसे कहा कि कुछ एक कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन नहीं कर सकते तो कम से कम जो हमारे जद्दा और रियाद में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ओआईसी के, वो ही कम से कम मिलकर एक रेजोल्यूशन पास कर लें इस सारे मामलात के ख़िलाफ़ जो इस वक्त भारत में हो रहा है इस्लामोफोबिया को लेकर। लेकिन मेरी अगर आप हकीकतन कोई राय पूछिए तो शायद वो एक अभी है नहीं मुसलमान दुनिया में कि वो इज्तिमाई तौर पे भारत के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी कार्रवाई करें जो कि हमें नज़र भी आए। सही। जल साहब, आपकी नज़र में फिर अभी तो चलिए बिल्कुल पॉसिबल फ्यूचर के अंदर शायद ये मुमकिन ना हो सके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो खराफात वहाँ भारत के अंदर पाई जा रही हैं, क्योंकि अभी तक तो वो फसाद लेकर बैठे हुए थे कि हम लोग एक सेक्युलर स्टेट है, हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, दुनिया की पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन अब ये शैम डेमोक्रेसी, शैम सेक्युलरिज्म का सारा लबादा साइड पर होता जा रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मामलात और मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि किसी ज़माने में जब जर्मनी के अंदर हिटलर ने भी ये मामला स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर भी लोग इसको हल्का लिया करते थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ा हल्का लेती थी मामलात को, बट अल्टीमेटली इट केम टूवर्ड्स अ वेरी ट्रैजिक हिस्ट्री। तो इसको हम लोग पाकिस्तान और बाहर जो एक्सपैट्स बैठे हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं, कश्मीरी बैठे हैं, बाहर जो इंडियन मुसलमान बैठे हैं, इस बात को इंटरनेशनल कम्युनिटी में कैसे उजागर कर सकते हैं जैन साहब? मैं ये सजेस्ट करूंगा कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि डिप्लोमेटिकली ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसमें जो कुछ पॉसिबल है, मिसाल के तौर पर जो मुल्क इस बात पर आमादा हैं कि वो दबाव डालें भारत के ऊपर, उनको पहले उनके साथ हम ज़्यादा, जैसे अगर कतर है या तुर्की है या और हैं, वो चाहे चंद ममालिक ही हों, उनका एक बना लें, बजाय इसके कि हम बड़ा अपने सामने रखें ऑब्जेक्टिव के जी ओआईसी के थ्रू आए जो कि नहीं आने, या एक तो ये हमें करना चाहिए। इसके अंदर चाइना को भी इंक्लूड किया जा सकता है जैन साहब? जी बिल्कुल चाइना, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इसको हमें चाहिए कि हम बैनुल अक़वामी इसको मसला खड़ा करें और इंसानियत का मसला खड़ा करें, इंसानी हकूक का मसला बनाएं, रादर दैन इसको लिमिट रखें हम सिर्फ मुसलमानों के मसले में। आई थिंक दैट विल हेल्प। आती है आपने जो बात कही है ये अच्छी है।
دوسری بات یہ ہے کہ اگر افیکٹ سب سے زیادہ ہم نے ہونا ہے اور اس چیز کا انٹرسٹ ہمارا سب سے زیادہ ہے تو ہمیں ڈپلومیسی سے ہٹ کر بھی سوچنا چاہیے کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے. کیا کرنا چاہیے جان صاحب؟ بہت کچھ. ہاں جی, میں اس وقت یہاں پر ٹیلی ویژن پر اس کا اظہار نہیں کروں گا, لیکن بات یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دماغ بالکل ریگستان کی طرح ہے کہ ہمارے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. جیسے ابھی کشمیر کے سلسلے میں وہ ایک قدم بڑھایا, انہوں نے دوسرا قدم بڑھایا, تیسرا قدم بڑھایا, ہر دفعہ سوال یہ آتا ہے یہ ہم اب کیا کریں. یہ ہم اب کیا کریں کسی اسٹریٹجی میں نہیں ہوتا, آپ کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے. اچھا شائخ عثمانی صاحب, آپ کی جنرل صاحب تو کہہ رہے ہیں کرنے کو بہت کچھ ہے لیکن کسی اور ٹائم بتائیں گے, آپ کی نظر میں ہمارے پاس کرنے کو کچھ ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, چونکہ ہمارا ایک ملک ہے مسلمان ملک جو کہ نیوکلیر پاور ہے, اور ہمارے جو ریسورسز ہیں بہت زیادہ ہیں, لیکن ہماری مینجمنٹ اور ہماری پالیٹکس اتنی ناکارہ ہے, بیکار ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اپنی پالیٹکس صحیح کریں, اپنا نظام صحیح کریں, گورننس صحیح کریں اور ایک آئیڈیل ملک بن جائیں. اب دیکھیے جس طرح بنگلہ دیش, حالانکہ ہم اس کو کہا کرتے تھے باسکٹ کیس, لیکن آج بنگلہ دیش جو ہے ہم سے بہتر ہے. اگر ہم اپنے آپ کو امپروو کریں, اپنی اکانومی امپروو کریں اور یہ ہر طرف بیگنگ بال لے کر کے نہ گھومیں اور ہم ایک مضبوط مسلمان ملک بن جائیں, تو یقیناً ہمارا بہت روب ہوگا. اور اگر ہم اس وقت کوئی بات کریں گے تو یقیناً انڈیا کو اس کو سننا پڑے گا. لیکن ابھی تو انڈیا ہمارا مذاق اڑاتا ہے, آپ ان کے چینلز پہ دیکھیں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں وہ ہر ایک چیز کے اوپر. لیکن شائخ عثمانی صاحب, I'm sorry I'm cutting you short here. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات کچھ چھوٹی سی پن بھی گر جائے تو بھارت کے میڈیا کو میں کھلبلی مچ جاتی ہے, ان کو تڑپ اٹھ جاتی ہے ایک دم سے. لیکن وہاں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور ہم لوگ یہاں چپ بیٹھے ہیں, ہم لوگوں نے اپنے زبان سی ہوئی ہے, ہم لوگوں نے اپنے ہونٹ سیے ہوئے ہیں, کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی کیٹاسٹرفی بن رہی ہے. وہاں ہمارے یہاں کچھ ہوتا ہے فوری طور پر وہ لوگ ایک محاذ کھڑا کر دیتے ہیں. وائی آر وی سائلنٹ؟ یہی تو پرابلم ہے نا ہمارا, جو آپ جو صحیح کہہ رہی ہیں, ہم لوگ سائلنٹ اس وجہ سے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے, مورل اسٹرینتھ کوئی نہیں ہے. ہمارا جو نظام اتنا بیکار ہے اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اکنامیکل کنڈیشن اتنی خراب ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے, آپ اگر مضبوط ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں, اگر مضبوط نہ ہو تو کوئی آپ کی بات نہیں سنتا. شائخ عثمانی صاحب, آئیڈیل سچویشن تو انڈیا میں بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل وہاں کانگریس کے لیڈران, وہ راہل گاندھی بار بار پیشیاں بھگت رہے ہیں, اپوزیشن کو اور اپوزیشن کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, پولیس سے تشدد کروایا جا رہا ہے. آئیڈیل صورتحال تو وہ وہاں بھی نہیں ہے, وہ بھی اندرونی معاملات کو چھوڑ کے پاکستان کے معاملات کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو از اٹ ٹائم کہ ہم اپنے اندرونی معاملات اور بیرونی معاملات کو سائملٹینیسلی آگے لے کر چلیں؟ نہیں دیکھیے ان کے حالات جو ہیں ہم سے بہت بہتر ہیں, اکنامکلی وہ ہم سے بہت بہتر وکٹ پہ ہیں, اور دوسرے یہ کہ ان کی جو گورننس ہے, ان کی ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ ہم سے بہتر کام کر رہا ہے ہر صورے سے, چاہے غلط ہو یا صحیح, لیکن صحیح کر رہا ہے کام. تو اس وجہ سے دنیا میں ان کی بہت عزت ہے اور اس وجہ سے وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں اور دنیا میں اپنی عزت دکھائیں تو یقیناً ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کہنے کے لیے. رائٹ, ویری انٹرسٹنگ. لیکن شائخ عثمانی صاحب, آئی ٹیک اٹ ٹو ایمبیسڈر صاحب. ایمبیسڈر صاحب, ایک اور معاملہ ہے کہ شاید چیزیں صحیح چل رہی ہوں یا نہ چل رہی ہوں, لیکن وہ پروپیگنڈا کے کوئنز اینڈ کنگز ہیں بھارت. کس طریقے سے ڈس انفو لیب نے بہت سارے معاملات سامنے کیے, 850 کے قریب ویب سائٹس اینڈ فیک نیوز پھیلانے کے سورسز پکڑے گئے. اس کے بعد بھارت نے ہی ڈس انفو لیب نامی ایک اور ٹویٹر ہینڈل بنا لیا تاکہ وہ والا ڈس انفو لیب کے ٹویٹر ہینڈل کی طرف جانے کی بجائے بھارت والے کی طرف جائیں. تو کیا یہ ساری چیزیں جو باہر سے روزی دکھا رہا ہے بھارت, آپ تو وہاں رہے ہوئے ہیں, آپ نے تو ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, روزی پکچر جو پینٹ کر رہا ہے وہ اتنی روزی ہے یا پھر اٹس آل پروپیگنڈا؟ دیکھیے یہ بات تو اپنی جگہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی ایک آج سے نہیں بلکہ پچھلے 30 سالوں سے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سپر پاور بن گئے. اکنامیکلی بہت زیادہ انہوں نے کوئی اچیو کر لیا اوور دا لاسٹ 30 ایئرس. اگر آپ دیکھیے تو پر کیپٹا انکم پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ڈفرنس ہے بہت زیادہ نہیں ہے. مجموعی اعتبار سے اگر ان کی 2.5 ٹریلین کی اکانومی ہے تو ان کی آپ پاپولیشن بھی دیکھ لیجئے کتنی 1.3 بلین سے تجاوز کر گئی ہے. تو اکنامیکلی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا میریکل ہو گیا ہے بھارت میں
جس کا پاکستان مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ پاکستان ایک اسٹیج میں تو ہم ان سے بہت آگے تھے اکنامیکلی اسپیکنگ، لیکن اب ہماری کچھ مشکلات، کچھ سیاسی انسٹیبلٹی پاکستان میں رہی، کچھ ہمارے حالات ایسے رہے کہ ہم اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائے جس کا ہمیں کرنا چاہیے تھا، جو ہمارا پوٹینشیل ہے. پھر ہماری اپنی ایک اکنامک مس مینجمنٹ بہت زیادہ ہوئی جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنا اکنامک جو ہاؤس ہے اس کو آرڈر میں لے آئیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان بہت جلد 2.5 ٹریلین کی اکانومی تو نہیں ہوگا، لیکن جو ہماری پاپولیشن ہے اور ہمارا پر کیپٹا انکم ہے وہ ہم بھارت کو کہیں سے کہیں پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. سو الٹیمیٹلی کرکس اس بات کا نکلا کہ خود کو اتنا طاقتور کر لیں کہ بھارت کے تمام بھونڈی سازشیں جو ہیں وہ ہم دنیا کے سامنے لے کر آ سکیں. بہت شکریہ امبیسڈر عبدالباسط صاحب، واز اے پلیزر ہیونگ یو. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی شو. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ آل آف یو. ناظرین، جو بھارت کر رہا ہے اس کے اوپر اگر انٹرنیشنل کمیونٹی نے آنکھیں بند کر لی ہے تو ایٹ لیسٹ ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے، لیکن آنکھیں اس چیز کے لیے بھی کھلی رہنی چاہیے کہ ہمارے انٹرنل معاملات کو ہم اتنا اسٹرینتھن کر لیں کہ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں. بھارت کے مسلمان، بھارت کے سکھ، بھارت کے کرسچنز اس وقت شدید مسائل سے دوچار ہیں اور ان کے مسائل کے اوپر آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح ایکٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ وہی معاملہ ہوگا جو کسی زمانے میں نازی جرمنی کے بارے میں ہوا تھا کہ سب نے آنکھیں بند کر لی تھی کہ ٹھیک ہے اندرونی معاملہ ہے کرنے دیں، لیکن جب بیرونی سطح پر معاملہ آنا شروع ہوا اور پھر بڑھتا چلا گیا تو پھر جنگ بہت بڑھ گئی. بھارت کو کنٹین کرنا اسی پوائنٹ کے اوپر عالمی سطح کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی پوائنٹ کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.